हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी के बारे में। हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी जहां पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ फिलोसोफर्स, जो भी सारे फिलोसोफर्स, ग्रेट फिलोसोफर आज तक आए हैं हमारी इस दुनिया में, वो सारे फिलोसोफर्स का मैंने एक लिस्ट बनाया है, तो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लिस्ट के बारे में डिस्कस करने के पहले हम लोगों को दो चीज के बारे में और पता होना चाहिए, ठीक है। वो दो चीज क्या है? सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा What is philosophy? What is philosophy? ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी। हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी। और थर्ड में हम लोग जानेंगे वर्क्स, writers, philosophers and their works. Okay, like philosophers and their वर्क्स। ये तीन चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग फिलोसोफर्स एंड देयर वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब जाके हम लोग वो लिस्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग आते हैं व्हाट इज फिलोसॉफी। नाउ फिलोसॉफी का जो डेफिनेशन है, वो सबसे पहला जो डेफिनेशन होता है फिलोसॉफी, वो क्या? फिलोसॉफी मतलब, फिलोसॉफी दो वर्ड से आता है। फिलोसॉफी एक है फिलोस और दूसरा है सोफिया। फिलोस मतलब लव, इसका मतलब क्या है? लव या फिर डिवोशन। और सोफिया का मतलब क्या है? सोफिया का मतलब है नॉलेज या फिर विजडम। ओके, विजडम या फिर नॉलेज, दोनों को मिला के होता है फिलोसॉफी। ओके, लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डेफिनेशन है। ज्यादातर क्लास में हम लोग सिर्फ इसी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन अच्छा नहीं है, एक बहुत ही बोरिंग डेफिनेशन है। तो मैं और अलग दो तीन डेफिनेशन देने वाला हूं फिलोसॉफी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छी तरीके से समझना। अगर तुम फिलोसॉफी को समझना चाहते हो, फिलोसॉफी का लाइफ लीव करना चाहते हो, तुम एक्चुअल में कोई एक फिलोसॉफी बनाना चाहते हो खुद का लाइफ का, कोई दूसरे इंसान का फिलोसॉफी नहीं, खुद का फिलोसॉफी, और उसे बनाने के लिए तुम्हें दूसरे इंसान की हेल्प की जरूरत है, दूसरे फिलोसोफर्स के बारे में जानने की जरूरत है, उनके फिलोसॉफीज के बारे में जानने की जरूरत है, और फिलोसॉफी एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में भी जानने की जरूरत है। तो अगर तुम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर तुम एक्चुअल में सेल्फ डेवलपमेंट में हो, या फिर कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हो, जो भी तुम करना चाहते हो, तुम्हें फिलोसॉफी की जरूरत पड़ेगी। जितना तुम्हारा दिन जाएगा, जितना इस दुनिया अनफोल्ड होता जाएगा, इतना फिलोसॉफी की जरूरत बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो फिलोसॉफी मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिलोसॉफी, फिलोस और सोफिया दोनों वर्ड को मिला के आता है फिलोसॉफी। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। मतलब फिलोसॉफी का एक्चुअल यहाँ पे हम लोग मतलब क्या देख रहे हैं? लव ऑफ विजडम या फिर लव ऑफ नॉलेज। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, थियोरिटिकल फिजिक्स, ये सारे चीज क्या है? ये भी तो लव ऑफ नॉलेज है। अगर हम लोग बायोलॉजी लेके कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है, बायोलॉजी, साइंस, ओके, मैथ्स, तो ये सारे का लव ऑफ नॉलेज नहीं है? ये भी तो लव ऑफ नॉलेज ही है ना, बायोलॉजी, साइंस, मैथ। तो यहां पे सवाल ये आता है कि फिलोसॉफी में ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो बाकी सारे सब्जेक्ट मैटर से डिफरेंट है, अलग है, जो फिलोसॉफी को एक स्पेशल, एक यूनिक क्वालिटी देता है, जो बाकी सारे टॉपिक पर नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है फिलोसॉफी का, ये अगर 2000 साल पहले होता था, मतलब प्लेटो का लिखा हुआ एक बुक है द रिपब्लिक करके, जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो का लिखा हुआ राइटिंग है, उसके अंदर इस डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया गया। और एंशिएंट ग्रीक में इस डेफिनेशन को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था कि फिलोसॉफी इज लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ विजडम। व्हेन यू फॉल इन लव विथ नॉलेज, देन यू आर डूइंग फिलोसॉफी एक्चुअली। ओके, लेकिन आज की दुनिया में हम लोग इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अभी साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे चीज आ गया है। तब जाके सारे चीज, इतना ज्यादा साइंस नहीं था, तब सिर्फ फिलोसॉफी था, और फिलोसॉफी से बाकी सारे सब्जेक्ट उभर कर आया है, लाइक चिल्ड्रन ऑफ फिलोसॉफी, जो सारे साइंस आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज इसलिए हम लोगों को फिलोसॉफी के डेफिनेशन को और इवॉल्व होना होगा, जैसे हमारा सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ है ऐसे ही। तो हम लोग सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं, जो हम लोग लेंगे फ्रेंच फिलोसोफर एलेन बर्डो का डेफिनेशन। ओके, philosophy is actually inventing problem.
फिलोसफी का मतलब है प्रॉब्लम को इन्वेंट करना, ठीक है। मतलब क्या साइंस में क्या होता है, एक प्रॉब्लम सिचुएशन होता है। मतलब साइंस में हम लोग क्या करते हैं, साइंस और यहाँ पे हम लोग लेते हैं फिलोसफी। साइंस में हम लोग जो भी चीज करते हैं, फिलोसफी में हम लोग उसका पूरा उल्टा चीज करते हैं। साइंस में काम क्या है हम लोगों को कि कोई एक प्रॉब्लम सिचुएशन है, कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हम लोग कोई एक सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन, और ये सारे सॉल्यूशन में से किसका आर्गुमेंट ज्यादा स्ट्रांग है वो सारी चीज देखना, किसके थ्रू, लॉजिक, एक्सपेरिमेंट, ये दोनों चीज थ्रू, ठीक है। प्रूफ के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू साइंस में हम लोग करते हैं कि कहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम से। अगर आइंस्टाइन ने कोई एक थ्योरी देखा गया है तो उस थ्योरी का कोई एक लिमिटेशन है, ब्लैक होल के अंदर वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ब्लैक होल का फॉर्मूला क्या होगा, ब्लैक होल के अंदर वहां पे टाइम और स्पेस का या फिर उसके अंदर जो ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। इस प्रॉब्लम से साइंस स्टार्ट होता है। लेकिन फिलोसफी में क्या है, फिलोसफी में कोई प्रॉब्लम से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि फिलोसफी स्टार्ट होता है एक नया प्रॉब्लम को क्रिएट करने में, एक नया प्रॉब्लम को इन्वेंट करना होता है फिलोसफी में, ठीक है। कोई भी एक चीज को हम लोग सॉल्व नहीं करते फिलोसफी में, बल्कि एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करने के थ्रू, नया एक प्रॉब्लम देने के थ्रू हम लोग बहुत सारा ऑडियंस को या फिर जो सोसाइटी है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक लेके आते हैं, दूसरे प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग उसे यूनाइट करते हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो कि एक सवाल मैंने पूछा कि एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या है कि इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और अभी क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब डेथ के बाद का कोई लाइफ है। सारे रिलीजियस का फंडामेंटल क्वेश्चन, सेंट्रल, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो हाँ लाइफ के अंदर डेथ है, ऐसा एक आंसर हो सकता है। हाँ नहीं, डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं है, ऐसा एक आंसर हो सकता है। हाँ डेथ के बाद लाइफ है, ऐसा आंसर हो सकता है। मे भी है, मे भी नहीं है, और ऐसा आंसर भी हो सकता है कि हाँ है लेकिन जैसे हम लोग सोचते ऐसे नहीं है, कोई दूसरे फॉर्म में होगा, या फिर ये वो, जो सारे आंसर पॉसिबल है यहाँ पे है। दूसरा सवाल लेते हैं, इज देयर एनी लाइफ बिफोर डेथ, मतलब जो डेथ के पहले जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं इस दुनिया में, क्या एक्चुअल में लाइफ है, मतलब इज देयर एनी लाइफ। इस दुनिया में इतना सफरिंग है, इतना पेन है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, हमारा पर्सनल लाइफ पर हर रोज हम लोगों को स्ट्रगल करना होता है, मेंटल एंजाइटी में रहते हैं, एक कंसिस्टेंट एंजाइटी ऑलवेज हमारे साथ, किसी न किसी एक कोई ना कोई चीज की कमती, कोई ना कोई चीज के लैक ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो इज देयर लाइफ बिफोर डेथ, इज देयर एनी लाइफ बिफोर डेथ। तो अगर ये सवाल हम लोग पूछते हैं तो इस सवाल का जो पैराडाइम है ना, ये कुछ अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं हम लोगों को, सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कोई अलग डायरेक्शन, अलग एक पैराडाइम में लेके जाते हैं। तो इस सवाल पूछने के थ्रू हम लोग खुद को एक सेट ऑफ आंसर, क्या क्या आंसर पॉसिबल है उसके तरफ खुद को इस सवाल के थ्रू हम लोग अंडरलाइन वे में कंडीशन कर रहे हैं। अगर ये सवाल पूछ रहे तो इस सवाल पूछने के थ्रू कुछ पॉसिबल आंसर है, उसके तरफ हम लोग खुद को कंडीशन कर रहे हैं, ठीक है। उससे हम लोग कंडीशन है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ डेथ के बाद लाइफ है, नहीं लाइफ है, कोई दूसरा लाइफ होगा, ऐसी नहीं है, अलग अलग जो आंसर है। और ये सवाल पूछने के थ्रू हम लोग कोई एक दूसरा अलग डायरेक्शन में हम लोग सेट ऑफ आंसर के थ्रू कंडीशन हो रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, वो अंडरग्राउंड वे में कंडीशन हो रहा है उस आंसर के थ्रू, उस पॉसिबल आंसर जो है। तो फिलोसफी मतलब ये दोनों सवाल का जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, जहां पे सवाल क्रिएट हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह के सवाल, इस गैप का जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना ही फिलोसफी है। एक नया सवाल देना, एक ऐसा सवाल पूछना जो और भी ज्यादा फंडामेंटल है, जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि और ज्यादा वैल्यूएबल है, ऐसा सवाल पूछना ही हम लोग फिलोसफी कहते हैं। फिलोसफी मतलब कोई एक सवाल है, उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि एक नया सवाल क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सब लोगों को, जो एग्जिस्टिंग सवाल है उससे
हटकर एक नया सवाल के पास आना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। एक सवाल मतलब क्या है? एक ओपनिंग, एक गैप, एक न्यू पाथ है सवाल मतलब। क्वेश्चन मतलब एक न्यू पाथ जहां से हम लोग नया चीज डिस्कवर कर सकते हैं, एक नया सवाल। तो लेकिन ऐसा सवाल हम लोग किसी भी सिचुएशन में नहीं इंपोज कर सकते। हम लोग इंपोज कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल सिचुएशन। जो वो सारे सिचुएशन के बारे में जो स्टडी होता है वही एक्चुअली फिलोसॉफी है। ठीक है, यहां पे हम लोग आएंगे दूसरा डेफिनेशन में फिलोसॉफी का, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा डेफिनेशन क्या है? फिलोसॉफी हम लोग तीन बेसिक चीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर पैराडॉक्स है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो चीज है उसे हम लोग कहते हैं क्या? पावर वर्सेस नॉलेज। ओके, दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट और लाभ हम लोग इसे कह सकते हैं। और तीसरा क्या है? चॉइस ऑफ थॉट। चॉइस ऑफ थॉट, या फिर हम लोग इसे और दूसरे तरीके से अगर लिखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं क्या? वायलेंस वर्सेस जस्टिस। ठीक है, तो हम लोग पहले चॉइस ऑफ थॉट या फिर वायलेंस वर्सेस जस्टिस को देखते हैं। 1 2 3। ओके, नाउ चॉइस ऑफ थॉट या फिर वायलेंस वर्सेस जस्टिस, इसका मतलब क्या है? प्लेटो का लिखा हुआ एक बुक है जिसका नाम है प्लेटो का लिखा हुआ एक बुक है जिसका नाम है जॉर्जियस। यहां पर प्लेटो दिखा रहा है कि सॉक्रेटिस कैलिफिलिस नाम का एक बंदा से बात कर रहा है, जहां पे कैलिफिलिस ये बोल रहा है कि सॉक्रेटिस तुम गलत हो। ठीक है, सही चीज यही है कि वो इंसान हैप्पी है जो वायलेंस में बिलीव करता है, जो दूसरे इंसान को टॉर्चर करता है, जो टायरेंट है, मतलब जो दूसरे इंसान को टॉर्चर करने के थ्रू, उसको डोमिनेट करने के थ्रू खुद पावर को एक्सट्रैक्ट करता है, खुद ज्यादा सुपीरियर पोजीशन में रहता है और वायलेंस के थ्रू वो खुद को हैप्पी करता है। ठीक है, वो वही एक्चुअल में हैप्पीनेस है इस दुनिया में, उससे अलावा और कुछ नहीं है, जिस आइडिया में निकोलो मैकियावेली बिलीव करता था। ठीक है, वहां पे आता है क्या? कैलिफिलिस का पोजीशन। ठीक है, और दूसरे तरफ यहां पे कैलिफिलिस है, दूसरे तरफ सॉक्रेटिस है। सॉक्रेटिस बोल रहे हैं नहीं, हैप्पी इंसान मतलब वो है जो जस्टिस मेंटेन करता है, जो ट्रूली जस्ट है। तो कैलिफिलिस के पास एक क्या है कि हैप्पी मतलब वायलेंस, वायलेंस या फिर टायरेंट जो है, जो दूसरे इंसान को डोमिनेट करने के थ्रू, वो उसके ऊपर पावर को एक्सरसाइज करने के थ्रू हैप्पी रहता है, वो है हैप्पीनेस, वही एक्चुअली हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस मतलब जस्टिस। ठीक है, एक है कौन बोल रहा है? सॉक्रेटिस। तो यहां पे इट इज नॉट अबाउट काइंड ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। यहां पे जो डिस्कशन हो रहा है दोनों के बीच में, सॉक्रेटिस और कैलिफिलिस के, ये राइट और रॉन्ग के बारे में डिस्कशन नहीं है। इट इज अबाउट द चॉइस ऑफ थॉट, इट्स ए कॉन्फ्रंटेशन। मतलब कोई एक ऐसा चीज के सामने हम लोग आ रहे हैं जो चीज को हम लोग मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोगों को कोई ना कोई एक पाथ, कोई ना कोई एक रोड, कोई ना कोई एक आइडिया में चॉइस करना होगा, और जहां से हम लोग दुनिया को देख सकते हैं, जहां से जिस फ्रेम या फिर जो विंडो है, जो आइडिया है, थॉट है, हैप्पीनेस, यहां पे हम लोग हैप्पीनेस या फिर हैप्पी, जो भी कुछ लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, इस आइडिया में बिलीव कर सकते हैं या फिर इस आइडिया में बिलीव कर सकते हैं, ये चॉइस ऑफ थॉट है। तो ये जो चॉइस ऑफ थॉट है दैट इज फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब जो थॉट के अंदर जो हम लोग, हमारा जो प्राइमरी चॉइस है, उस चॉइस के थ्रू एक विंडो की तरह, एक फ्रेम की तरह, जिसके थ्रू हम लोग दुनिया में एंटर करते हैं और फिर कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई एक काम, जो भी सारी चीज, वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये चॉइस ऑफ थॉट, ये हमारा पहला जो चीज जिसके बारे में फिलोसॉफी स्टडी करते हैं। चॉइस ऑफ थॉट कैसे हम लोग करेंगे, कौन सा चॉइस राइट चॉइस है। ठीक है, वायलेंस या फिर जस्टिस, यही है एक्चुअली फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। क्या सच में वायलेंस से हम लोग हैप्पी रह सकते हैं, या फिर क्या सच में जस्टिस मेंटेन करने से हम लोग हैप्पी रह सकते हैं? अगर हम लोग हर वक्त अच्छा काम करें, जस्टिस को मेंटेन करें, जस्टिस मतलब जस्ट होना, ज्यादा खाना नहीं, कम खाना नहीं, ज्यादा बात नहीं करना, कम बात नहीं करना, जो ज्यादा कुछ नहीं करना, कम कुछ नहीं करना, जो जस्ट है उस जस्ट को ऑलवेज मेंटेन करते रहना, उसे वही है जस्टिस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में कोई दूसरा वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअल में जस्टिस क्या होता है अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसॉफी। ठीक है, अभी हम लोग ये दोनों चीज में आ गए। ठीक है, चॉइस ऑफ थॉट में। इसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? मतलब एक फिल्म है जिसका नाम है द क्रूसिफाइड लवर। द
क्रूसिफाइड द क्रूसिफाइड लवर। इसका मतलब क्या है, एक 1952 में शायद यूट्यूब पर एक मूवी अवेलेबल है, ये एक जापानीज फिल्म है जिसके अंदर ऐसा दिखाता है कि एक ऐसा सोसाइटी है जहां पे कोई मैरिड इंसान कोई दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर सकता, लव फॉल इन लव नहीं हो सकता। अगर वो हुआ, अगर किसी ने दूसरे इंसान से प्यार किया तो एक फॉरबिडन एक्ट है, उनको क्रूसिफाई किया जाएगा, उनको मार डाल दिया जाएगा। और सोसाइटी में एक फॉरबिडन एक्ट है जो तुम नहीं कर सकते, एक ऐसा एक सिन है, एक इलीगल काम है, ठीक है। तो सोसाइटी में जो चीज एक्सेप्ट है, जो सोसाइटी जिस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, हमें सिर्फ वही चीज करना होगा, ठीक है। कोई भी इंसान अगर उससे अलग करने की कोशिश करे, दैट इज लव। लव मतलब समथिंग व्हिच इज इनफिनिट, समथिंग व्हिच इज फाउंडेशनली क्रिएटिव, जो दुनिया के अंदर जिसको हम लोग ढूंढ नहीं सकते। लव इज ऑलवेज आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो फीलिंग्स होता है लव का, वो आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड है, जो दुनिया के अंदर वो ऐसा फीलिंग्स नहीं हो सकता। वी फील दैट एज इफ वी आर ट्रांसपोर्टेड समवेयर आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। तो लव ऑलवेज दुनिया के बाहर ही एग्जिस्ट करता है, और जो सोसाइटी है उसके बाहर ही एग्जिस्ट, हम लोग लव को मतलब ढूंढ सकते हैं। अगर हम लोग दुनिया के जो रूल्स है, रेगुलेशन से, जो नॉर्म से, जो हिस्टोरिकल कंडीशन से, अगर उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो हम लोग कभी भी ट्रू प्यार को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सिर्फ चिल्ड्रन लोग ही ट्रू प्यार में पड़ सकते हैं। जब हम लोग प्रीमैच्योर स्टेट में होते हैं तभी हम लोग को एक्चुअल मतलब जो ट्रू एरोटिक जो लव है उसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। एक 30 ईयर एज का इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उसके माइंड के अंदर सोसाइटी को प्लेस करना होगा, ऐसा रूल से एक काम मुझे करना है, मुझे फादर बनना है, मुझे यहाँ पे मैं जॉब करता हूं, मैं एक डॉक्टर हूं या फिर इंजीनियर हूं। इस तरह जो कैरेक्टर्स है सोसाइटी का, या फिर मैं इस रिलीजियस में बिलीव करता हूं, या फिर इस गॉड में, इस नेशनैलिटी में, मैं इस जेंडर का हूं, ये सारी चीज। लेकिन जब प्रीमैच्योर स्टेट में होते हैं तब वो चीज नहीं होता। तो लव इज आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, और इस चीज को सोसाइटी में हम लोग इंटीग्रेट नहीं किया जाता, सोसाइटी के बाहर ही एग्जिस्ट करता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो लव है, जो सोसाइटी को नेगेट करता है, जो कॉमन चीज है, जो सब लोग कर रहे हैं उसको नेगेट करता है, उसी चीज को, जो क्रिएटिव पार्ट है उसको स्टडी करना है। ये जो डिस्प्लेस हो जाना, तो कोई इंसान तभी फॉल इन लव हो सकता है जब वो डिस्प्लेस होकर बाहर रहे, दुनिया से बाहर है, तब वो फॉल इन लव हो सकता है। तो ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, इसके बारे में स्टडी करना ही है फिलोसॉफी, ठीक। ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से बाहर, सोसाइटी से बाहर जो है, ठीक है। तीसरा चीज हम लोग लेते हैं, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पावर वर्सेस नॉलेज। पावर वर्सेस नॉलेज, इसका मतलब क्या है, एक स्टोरी है। आर्किमिडीज करके एक मैथमेटिशियन था जो क्या कर रहा था, एक रिवर साइड में कुछ जियोमेट्रिक डायग्राम बना रहा था। लेकिन ऐसा टाइम पे वो कर रहा था जब वॉर हो रहा है दो कंट्री के बीच में, और वहां पे एक आर्मी मैन आया, एक मिलिट्री मैन आया है, और जिन्होंने ऐसा पूछा कि तुम आर्किमिडीज हो? तो वो थोड़ा बहुत कहा हाँ हाँ मैं हूँ, ठीक है, अभी मैं ड्राइंग कर रहा हूं, मैं अभी बिजी हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्योंकि हमारे राजा ने, किंग ने बुलाया है तुम्हें जिंदा लेके जाने के लिए। लेकिन आर्किमिडीज ने उससे ज्यादा भाव नहीं दिया, उसने कहा हाँ ठीक है बाद में जाएंगे, अभी मैं नहीं जा सकता, करके वो अपना जियोमेट्रिक ड्राइंग, जो सारे जियोमेट्रिक जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन वो मिलिट्री मैन बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर आर्किमिडीज को मार डालता है, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट है, ये सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान को मार डाल रहा है ऐसा नहीं है, एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पावर एंड नॉलेज। जो मिलिट्री मैन है यहाँ पे वो है पावर का सिंबल, और जो आर्किमिडीज है नॉलेज का सिंबल, और दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो पावर और नॉलेज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो फ्रिक्शन हो रहा है, इसी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं फिलोसॉफी में। मतलब पावर और नॉलेज ऐसा है, दो पैरेलल लाइन की तरह है, ठीक है। जो मिलिट्री मैन है और जो नॉलेज है, और दोनों एक दूसरे को मतलब मीट नहीं कर रहे, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। पावर चाहता है कि नॉलेज उसके अंडर में काम करे, पावर का जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को नॉलेज फॉलो करे। लेकिन नॉलेज तो फ्री है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, वो किसी के इंस्ट्रक्शन क्यों फॉलो करेगा? नॉलेज इज टोटली फ्री। नॉलेज पावर के लिए हंग्री नहीं है। अगर जो एक्चुअल में ट्रूली नॉलेजेबल पर्सन है वो दूसरे इंसान के ऊपर पावर को एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, एक्चुअल में वो तभी करना चाहता है जब कोई दूसरे इंसान उसके ऊपर पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है और उसको बेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत स्टूपिड है, उसके पास नॉलेज नहीं है वो चीज करने का। तब जाके वो खुद को पावर की पोजीशन में बैठाता है, उसके अलावा उसे कुछ कोई लेना देना नहीं है, वो फ्री है,
वो सारे दुनिया से फ्री है, वो नॉलेज। नॉलेज सेट्स यू फ्री, इट गिव्स यू काइंड ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट ओपनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, तो नॉलेज कभी कोई भी चीज के अंडर में फंक्शन नहीं कर सकता, और पावर चाहता है कि नॉलेज उसके अंडर में फंक्शन करे, उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जो आर्किमिडीज और जो आर्मी है और जो आर्किमिडीज है, दोनों के बीच में एक इटर्नल गैप है, एक काइंड ऑफ इन्फिनिट डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस को हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे, उस गैप को हम लोग फिलअप नहीं कर पा रहे हैं इस पावर और नॉलेज का कॉन्फ्लिक्ट में। और इसी गैप के बारे में स्टडी करना ही फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी मतलब ये जो डिस्टेंस, ये जो गैप है, ये पावर और नॉलेज के बारे में, इसको स्टडी करना ही फिलोसॉफी है। ओके, लेकिन फिलोसॉफिकल जो स्टडी है, इसके बारे में हम लोग तभी समझ सकते हैं ये सारे चीज के बारे में, जब हम लोगों के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है? जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अभी मैं देने वाला हूं, जो हमारा फोर्थ डेफिनेशन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग जब जन्म होते हैं तो कोई ना कोई एक फैमिली में होता है, एक फैमिली में, एक नेशन में, कोई एक कंट्री है, कोई एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, कोई एक जेंडर है, मेल या फीमेल, कोई भी चीज है। तब जाके हम लोग उस कल्चर से, उस सोसाइटी से, वो चीज हम लोग बिलीव करते हैं, वहां से बाहर जाके कोई दूसरा कल्चर को जब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, कोई भी दूसरा कल्चर, ऐसा बहुत सारे कल्चर को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग के पास कोई एक बिलीफ सेट है, कोई रिलीजियस, कोई नेशनल आइडेंटिटी, कोई जेंडर, जो भी बिलीफ से, और दूसरा कल्चर का जो बिलीफ से, वो अलग अलग टाइप का बिलीफ से, वो डिफरेंट है हमारे कल्चर से। जब हम लोग उस बिलीफ का टच में आते हैं, तब जाके हम लोगों को पता चलता है कि दूसरे कल्चर कितने स्टूपिड है, ये सारे कल्चर कितने स्टूपिड है, ठीक है, ये अलग है, ये डिफरेंट है, हम लोग जो बिलीव करते हैं वो सही है। लेकिन जब तुम सिर्फ एक कल्चर में नहीं या फिर दो कल्चर में नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कल्चर में तुम जब ट्रैवल करता जाओगे, तब तुम जब इफ यू लुक बैक टू योर कल्चर, तब तुम्हें लगेगा सिर्फ बाकी सारे कल्चर स्टूपिड है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा कल्चर भी इक्वली स्टूपिड है। मतलब सारे कल्चर ही एक कैटेगोरिकल लाइन में आता है, एक लेवल पर आता है, सारे कल्चर एक कैटेगोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। रेने देकार्त का एक फिलोसोफर थे, ठीक है, रेने देकार्त करके एक फिलोसोफर थे। उन्होंने अपना एक बुक में कहा है कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे इटाली में और बहुत सारे अलग अलग सिटी में, उनको लगा कि दूसरे कल्चर जो बिलीव करते हैं, जो रिचुअल्स है, उसके कांटेक्ट में आने के थ्रू उनको पता चला कि ये सारे कल्चर बहुत स्टूपिड है। लेकिन और थोड़ा ट्रैवल करने के बाद उनको ये लगा कि सिर्फ ये सारे कल्चर स्टूपिड है, ऐसा नहीं, मेरा जो कल्चर है, जिसमें मैं बिलीव करता हूं, जहां से मैं आया हूं, वो भी इक्वली स्टूपिड है। वो सारे कल्चर का जो कैटेगरी है, उसके अंदर ही एक पार्ट है मेरा कल्चर भी, तो सारे कल्चर ही स्टूपिड है। जब आप इस चीज में, इस पॉइंट पर पहुंचते हो, तब हम लोग उसे कहते हैं क्या? 0 पॉइंट ऑफ फिलोसॉफी। 0 पॉइंट ऑफ फिलोसॉफी मतलब आप सारे कल्चर को, स्टूपिडिटी को समझ में आ गया। तो मतलब आप सारे दुनिया की जो भी सारे रिलीजियस है, जो भी सारे बिलीव्स है, जो भी सारे नेशनैलिटी है, जो भी सारे जेंडर है, उससे आप डिस्प्लेस्ड हो चुके हो, अब दुनिया के बाहर आ चुके हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि सारे चीज ही मतलब स्टूपिड है, सारे चीज ही मीनिंगलेस है, सारे चीज ही लाइक इसका कोई पॉइंट नहीं है। जब आप डिस्प्लेस हो चुके हो, तब जाके आप दोबारा से दुनिया में जब एंटर करोगे, तब तुम कोई फिलोसॉफी को क्रिएट कर सकते हो, तब तुम अपना फिलोसॉफी बना सकते हो, तब तुम सारे कल्चरल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच में सारे कल्चर के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए तुम एक नया कल्चर क्रिएट कर सकते हो, जो और ज्यादा इवॉल्व कल्चर होगा, ठीक है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब तुम ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हो। लेकिन अगर तुम किसी एक कल्चर में ऑलरेडी बिलीव कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी दूसरा कल्चर में तुम अगर बिलीव कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। पहले इस डिस्प्लेसमेंट को अचीव करना होगा, जो 0 पॉइंट ऑफ फिलोसॉफी, ऐसा पॉइंट जब तुम्हें लगता है दुनिया के सारे कल्चर, सारे सोसाइटी, सारे रिलीजियस, सारे चीज डॉगमेटिक है, सारे चीज में प्रॉब्लम्स है, और तुम दुनिया से यू जस्ट सिंपली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वे वर्ल्ड गोस ऑन। जैसे दुनिया चल रहा है, जैसे सब कुछ हो रहा है, तुम इस चीज को रिफ्यूज कर देते हो। तुम्हें उसके पास कोई बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई उसे बेटर चीज नहीं है। तुम देख सकते हो सारे चीज कितना प्रॉब्लमेटिक है, सारे चीज में कितना एरर है, और ये जो देखना और देखने के बाद ये जो प्रॉब्लमेटिक चीज को रिकॉग्नाइज करना, उसके बाद खुद को उससे छुड़ा कर, मतलब उससे विथड्रॉ करना, डिस्प्लेस कर लेना, दुनिया के बाहर आ जाना,
ये जो पॉइंट है ये बहुत ही डिफिकल्ट पॉइंट है। इस 0 पॉइंट ऑफ फिलोसॉफी बहुत ही पेनफुल पॉइंट है, इसको एक्सपीरियंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और जब इस पॉइंट को तुम एक्सप्लोर कर चुके हो उसके बाद ही तुम फिलोसॉफी में एंटर कर सकते हो, उसके बाद ही तुम एक्चुअल फिलोसॉफिकल जर्नी को तुम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तब जाके तुम चीजों को समझ सकते हो। तो ये था हमारा फिलोसॉफी एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअल, ठीक है। फिलोसॉफी लॉट मोर ऑल दैट है कि हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी, हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी, हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी बहुत ही लेंदी टॉपिक है, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है। और समझने के लिए एक क्लास तो मतलब पॉसिबल नहीं है, बहुत क्लास तुम्हें करना होगा। एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी का जो बेसिक जो आउटलाइन है, जो अगर तुम क्यों ये वाला बुक सिलेक्ट कर रहे हो दूसरा वाला बुक नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, ये सारे चीज तुम्हारे पास, सारी चीज का क्लैरिटी होगा। तुम कौन सा पोजीशन में हो, तुम कौन से फिलोसॉफी में बिलीव करते हो, सारी चीज तुम्हारे पास क्लैरिटी रहेगा अगर तुम्हें बेसिक आउटलाइन के बारे में पता चल गया। चला क्लासिकल एरा, क्लासिकल एरा, फिर हम लोग की रैशनलिस्ट एंड नेचुरलिस्ट एरा। क्या आइडियलिज्म, जर्मन आइडियलिज्म मेनली। उसके बाद हम देखते हैं 20th सेंचुरी या फिर जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट एरा, या फिर हम लोग 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी 1950s के बाद, ठीक है, आफ्टर 1900 हम लोग कह सकते हैं, या फिर 1850 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसे हम लोग कहेंगे कि मॉडर्न एरा कर देते हैं, इस चीज को हम लोग मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा। और उसके बाद अभी जो हम लोग है वो पोस्ट मॉडर्न एरा हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग कॉन्टेम्पोररी लेंगे, कॉन्टेम्पोररी एरा। मतलब अभी जो फिलोसोफर्स लिविंग है, जो जिंदा है, जिसको वीडियोस तुम यूट्यूब में देख सकते हो, जिसका जो अभी बुक लिख रहे हैं, वो सारे फिलोसोफर्स है कॉन्टेम्पोररी एरा। इसके पहले जो है वो मॉडर्न एरा, आइडियलिज्म मतलब हेगेल, कांत, ये सारे, रैशनलिस्ट मतलब रेने देकार्त, और क्लासिकल मतलब सॉक्रेट्स, प्लेटो। यहां पे हम लोग आ जाते हैं क्या, सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है। इसके बाद एनाक्सागोरस, फिर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल यूरिपिडिस, ठीक है। मतलब जो सॉक्रेटिक फिलोसॉफी है उससे पहले भी प्री सॉक्रेटिक कुछ फिलोसोफर्स थे, ठीक है, जो एनाक्सागोरस था और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स था। वो सारे फिलोसोफर्स, सॉक्रेटिक फिलोसोफर्स और प्लेटोनिक, नियो प्लेटोनिक और पोस्ट प्लेटोनिक जो फिलोसोफर्स है, वो सारे फिलोसोफर्स आते हैं क्लासिकल एरा में, ठीक है, जहां पे हम लोग प्लेटो, एरिस्टोटल और सॉक्रेटिस से 3 मेन फिलोसोफर्स को देखते हैं। उसके साथ साथ और कुछ यूरिपिडीज, सेनेका, ठीक है, एपिक्यूरस, ठीक है, एपिक्टेटस, इस सारे फिलोसोफर्स को भी हम लोग देखते हैं जो क्लासिकल एरा में, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग अगर लिटरेचर को लेते हैं तो होमर, फिर आ जाते हैं सोफोक्लिस, ठीक है, फिर एसिलिचस, इस सारे जो ट्रेजिक ड्रामा लिखते थे, जो म्यूजिकल ट्रेजेडी के बारे में डिस्क्राइब करते थे, स्टोरीज लिखते थे, एपिक पोएम्स, तो वो सारे कहां पे आते हैं, क्लासिकल एरा में। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि रैशनलिस्ट एरा, रैशनलिस्ट एरा में हम लोग देख सकते हैं किसको, गैलीलियो को। गैलीलियो भी एक फिलोसोफर थे, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं रेने देकार्त को, रेने देकार्त, फिर स्पिनोजा, फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं बसाइल दे पास्कल, ठीक है, जॉन लोके, ठीक है। ये सारे जो फिलोसोफर्स है, एक कौन सा है, ये रैशनलिस्ट एरा, जो लॉजिक, रैशनलिज्म, ये सारे चीज में बिलीव करते थे, ठीक है, जो मैथमेटिकल रूल्स में बिलीव करते थे, जो बिलीव करते थे नेचुरलिस्ट वे में, ठीक है। डेविड ह्यूम भी हम लोग कह सकते हैं। रैशनलिस्ट एरा के बाद आता है नेचुरलिस्ट एरा, दोनों को हम लोग एक साथ में रैशनलिस्ट एरा बोल रहे हैं यहाँ पे। जो डेविड
ह्यूम भी इसके अंदर आते हैं। और रैशनलिस्ट एरा के बाद आता है क्या, आइडियलिज्म। यहां पे है एक्चुअल फिलोसॉफी का जो फंडामेंटल जो फिलोसॉफी का सॉल्यूशन जो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, जहां पे कौन है, एडम स्मिथ, उसका जो वेल्थ ऑफ नेशन है, उसके बाद ही आता है कांत, इमैनुअल कांत, फिर हेगेल, फिर नीत्शे या फिर मार्क्स, फिर नीत्शे। ठीक है, फिर नीत्शे, उसके बाद शोपेनहावर। ठीक है, ये सारे, उसके बाद किरकेगार्ड और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स है। तो ये सारे कौन से आइडियलिज्म में आते हैं। और ये सारे फिलोसोफर में ज्यादातर हेगेल, मार्क्स, नीत्शे, शोपेनहावर, ये सारे कौन से फिलोसोफर है, हम लोग फिलोसॉफी। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न जहां आप देख सकते हैं, फिर हम लोग देख सकते हैं आता है, जब हम लोग फ्रॉइड को देखते हैं, फ्रॉइड, जेम्स, विलियम जेम्स, ठीक है, गाइल्स, डेलूज, फिर हम देख सकते हैं ये सब मॉडर्न फिलोसफी। बात का जो ये में कौन से, जैसे कि की फिर जूडिथ बाटलर, जूडिथ बाटलर, उसके बाद जूडिथ बाटलर, एलन बर्डो, फिर ये पॉपुलर हिस्ट्री है, लेकिन उनका काम भी हम लोग फिलोसफी में थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हैं। उनका करके एक लेवल तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, युवाल, ठीक है, ये सारे कौन है जिसका से बहुत ही पॉपुलर है, तुम लोगों की जीजे, जूडिथ बाटलर, युval नोआ हरारी, फिर एलन काजुपा, एलन मिलर है। ठीक है, ये सारे कौन है, ये सारे कॉन्टेम्पोररी फिलोसोफर्स है। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग ये सारे, तो ये हो गया 5 एरा में हम लोग फिलोसॉफिकल हिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सारे मेन जो फिलोसोफर्स है और वो सारे फिलोसोफर्स का जो फिलोसॉफिकल वर्क है, जो की फिलोसोफर्स है, उनका नाम देखेंगे क्रोनोलॉजिकली, एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन के ऊपर। सबसे पहला आता है प्लेटो और एरिस्टोटल। सॉक्रेट्स ने कोई बुक नहीं लिखा, तो प्लेटो के बुक के थ्रू हम लोग सॉक्रेट्स के बारे में ज्यादातर जानते हैं, और कुछ राइटर्स से, फिलोसोफर्स से, उनके बुक के थ्रू जानते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं निकोलो मैकियावेली। प्लेटो ने प्लेटो का कौन सा बुक पढ़ना होगा, प्लेटो का कंप्लीट वर्क। ठीक है, अगर तुम फिलोसॉफी को पढ़ना चाहते हो या फिर एक ग्रेट फिलोसोफर बनना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें कैसे स्टडी करना होगा, सारी चीज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूं सारी चीज। कंप्लीट वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, निकोलो मैकियावेली। उसके बाद प्लेटो ने जिस फिलोसोफर के बारे में हम लोगों को वार्निंग दिया था, वही फिलोसोफर है निकोलो मैकियावेली। जिस चीज के बारे में प्लेटो ने कहा था कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है, सोसाइटी अच्छा नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ अच्छा नहीं है, वही निकोलो मैकियावेली करना चाहता था। सो बी अवेयर ऑफ मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स एंड प्रोपोजिशन। ठीक है, तुम्हें चीज के बारे में, लेकिन जो इंसान तुम्हारे ऊपर वो चीज अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, बी अवेयर ऑफ देम, स्टे अवे फ्रॉम देम। और दूसरे इंसान के ऊपर भी मैकियावेलियन प्रिंसिपल अप्लाई मत करो। ठीक है, वो प्लेटो ने उसके लिए मतलब हम लोगों को वार्निंग दिया, वो प्रॉब्लमेटिक होगा तुम्हारे लाइफ के आसपास के इंसान के लिए। लेकिन जब कोई इंसान तुम्हारे ऊपर वो चीज अप्लाई कर रहा है, मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स, अगर उसके जानते हो तो यू कैन बी सेल्फ ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोंटेग्ने, मिशेल दी मोंटेग्ने का स्केप्टिक था, जो उनका राइटिंग, उनका बहुत ही ऐसे राइटिंग है। ठीक है, बहुत सारा ऐसे लिखा, तो बहुत ही इजी सिंपल है, अलग अलग चीज के बारे में, वैराइटीज ऑफ थिंग्स के बारे में, के बारे में रिलीज लिखा है बहुत सारा, उस बारे में कर सकते हो, जो बहुत ही सिंपल और इजी भी है उनका राइटिंग। हेलियोसेनी सिर्फ करता था। ठीक है, उनका कुछ प्रिंसिपल्स है, लेकिन उनका एक फिलोसॉफिकल वर्क भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है थॉमस होब्स।
थॉमस होब्स गवर्नमेंटल पावर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थियोरीज और मेटेरियलिस्ट थे। थॉमस होब्स का लिखा हुआ फंडामेंटल बुक है जिसको हम लोग कहते हैं लिवायथन। लिवायथन एक ऐसा बुक है जहां पे एक सोसाइटी के बारे में इमेजिन किया गया है और पॉलिटिक्स की जरूरत है, क्यों गवर्नेंस की जरूरत है, कि लिवायथन को बिना सोचे समझे हम पॉलिटिक्स थे। उसके बाद आता है रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट का बॉडी माइंड डुअलिज्म रैशनलिज्म, रेने डेकार्ट का 2 बुक है, मेडिटेशन ऑन फास्ट फिलोसॉफी और डिस्कोर्स ऑन मेथड। डिस्कोर्स ऑन मेथड और मेडिटेशन ऑन फिलोसॉफी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके शायद पास्कल का बहुत ही एक फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उनका से जो बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है। उसके बाद स्पिनोजा का मेन इंपॉर्टेंट बुक है द एथिक्स। स्पिनोजा पॉपुलर हो गए थे हिस्ट्री में, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि आई बिलीव इन द स्पिनोजास गॉड, उसके बाद से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और अभी सारे लोग स्पिनोजा को फॉलो भी करते हैं। और स्पिनोजा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिलोसोफर है। उनका मेन जो राइटिंग है द एथिक्स, जिसको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉन लोक, उनका जो मेजर एम्पिरिसिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उनका कंप्लीट वर्क्स आता है जो स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ज्यादातर एसेस है, ठीक है, पॉलिटिकल सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर, सारी चीज के बारे में। फिर आइजैक न्यूटन का प्रिंसिपिया जो एक साइंटिफिक वर्क है, और उसके बाद कंसर्निंग 2 वर्ल्ड्स करके उनका एक राइटिंग है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लिबनिज भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम लोग देख रहे हैं ना कि जो निकोलो मैकियावेली से ये सारी चीज आ रहा है, यहाँ पे हम लोग रैशनलिस्ट और नेचुरलिस्ट फिलोसोफर्स को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लिबनिज भी उसके अंदर आता है, ठीक है। लिबनिज भी कैलकुलस को इन्वेंट किया था, सिर्फ आइजैक न्यूटन ने नहीं। लिबनिज का वर्क में भी हम लोग कैलकुलस का मेंशन देख सकते हैं, उन्होंने भी को इन्वेंटर है, ठीक है, कैलकुलस का। तो उनका भी राइटिंग है जो एसेस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बार्कली एक आइडियलिस्ट थे, एम्पेरिसिस्ट थे, और रिलीजियस को डिफेंस करके कुछ बुक लिखे थे। आई थिंक 3 डायलॉग्स करके उनका एक बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर है। 3 डायलॉग्स, 3 डायलॉग्स। फिर वॉल्टेयर का कुछ फिक्शन है और वॉल्टेयर का कुछ एसेस भी है जो स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डेविड ह्यूम पर। डेविड ह्यूम एक एम्पेरिसिस्ट थे, एक स्केप्टिक थे, ठीक है। तो डेविड ह्यूम का जो ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन माइंड के बारे में उनका बहुत ज्यादा स्टडी है, जो एक नेचुरलिस्ट फिलोसोफर थे, उन स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेविड ह्यूम। उसके बाद डेनिस डिडेरॉट, जो एनसाइक्लोपीडिया के बारे में स्टडी किया था, एनसाइक्लोपीडिया उन्होंने लिखा था, उनका कुछ अलग राइटिंग्स भी है जो एनसाइक्लोपीडिया में भी काम किया था, तो उनका राइटिंग को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन। आज जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बिलीव करते हैं, जो एलन मस्क है, जेफ बेजोस है, और जो भी सारे फिलोसोफर्स की, एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीटर थिल, ये सारे इंसान कैपिटलिस्ट है, ठीक है, ये सारे कैपिटलिस्ट है। और ये कैपिटलिज्म आया कहां से है? जो अभी हम लोग सर्वेलेंस कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं, नियो कैपिटलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीज कहां से है? इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिज्म से। इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिज्म को सेलिब्रेट किसने किया था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ का जो वेल्थ ऑफ नेशन है, इसी बुक में उन्होंने कैपिटलिज्म और इनविजिबल इकोनॉमिक हैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग है। और इसके बाद ही हम लोग आ रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल राइटिंग, जो कि इमैनुअल कांत का है। उनका कंट्रीब्यूशन नियरली एवरी फील्ड ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है, स्पेशली मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। मतलब इमैनुअल कांत एक ऐसा फिलोसोफर था, जो फास्ट फिलोसोफर था, जो सारे चीज के बारे में उन्होंने स्टडी किया, सारे चीज के बारे में उन्होंने फिलोसॉफिकल मॉडल दिया है, और एक होल फिलोसॉफिकल सिस्टम को उन्होंने कंपोज किया था, ठीक है। उनका मेजर जो राइटिंग है वो है लॉजिक के ऊपर। उसके बाद आता है द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स। उसके बाद आता है द 3 क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स ऑफ रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ठीक है। इसके बाद इमैनुअल कांत के बाद आता है जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म में बिलीव करता था, हेडोनिज्म में। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब क्या? कोई भी चीज उसका रिजल्ट से डिफाइन होगा। अगर कोई भी चीज से अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है, ठीक है। ए ट्री इज डिफाइंड बाय इट्स फ्रूट्स। ये है क्या है?
यूटिलिटेरियन बिलीफ, ठीक है। लेकिन कभी कभार सोसाइटी में, कभी कभार लाइफ में कुछ फंडामेंटल रीजंस भी होते जो उसका इफेक्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस के ऊपर नहीं, बल्कि उसका जो प्राइमरी कॉज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो इसलिए यूटिलिटेरियनिज्म में आज के जिंदगी में बिलीव ज्यादा नहीं करते हैं, एक आउटडेटेड फिलोसॉफिकल मॉडल है, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था जेरेमी बेंथम का। अभी हम लोग ये आउटडेटेड फिलोसॉफी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेडरिक सीचल। नाउ फ्रेडरिक सीचल का जो राइटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ये स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेडरिक सीचल का जो राइटिंग है नेइव एंड सेंटिमेंटल नॉवेलिस्ट, नेइव एंड सेंटिमेंटल पोएट के बारे में, ठीक है। उसके और कुछ राइटिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिक्स के ऊपर ज्यादातर राइटिंग उनका है, ठीक है। फिर फीत्से किसके बारे में? फीत्से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीत्से हेगेल को इन्फ्लुएंस किया था, हेगेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, ठीक है, आ रहे हेगेल में। नाउ फीत्से का मेन टॉपिक क्या था? साइंस। फीत्से साइंस के मतलब फिलोसॉफी ऑफ साइंस के बारे में फीत्से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद आता है क्या? हेगेल। हेगेल बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। हेगेल एक ऐसा फिलोसोफर है जिसके उसको छोड़कर हम लोग फिलोसॉफी को स्टडी नहीं कर सकते। मतलब हेगेल के बाद से जो भी फिलोसोफर्स आए हैं, मतलब यहाँ पे हेगेल है, उसके बाद जो भी फिलोसोफर्स आए हैं हम लोग उनको स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू हेगेल। हेगेल से कितना डिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है, कितना दूर में हेगेल से एग्जिस्ट करता है, उस रिलेशन में हम लोग बाकी सारे फिलोसोफर्स को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगर हेगेल ना होता तो फिलोसॉफिकल हिस्ट्री टोटली डिफरेंट होता, ठीक है। वो हेगेल के पास है, हेगेल के डिस्टेंस है, हेगेल को क्रिटिसाइज कर रहा है, हेगेल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हेगेल का रिलेशन में हेगेल एज इफ ही एग्जिस्ट एट द सेंटर, फिलोसॉफिकल सेंटर में एग्जिस्ट करता है, और बाकी सारे फिलोसोफर वो कितना हेगेल के क्लोज है, कितना डिस्टेंस में, ये चीज उसका पोजीशन उस फिलोसॉफिकल मॉडल को डिफाइन करता है हेगेल को आने के बाद से, ठीक है। तो हेगेल बहुत ही जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसोफर थे। उनका मेन कॉन्सेप्ट था, उनका मेजर राइटिंग था वो है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, और फिर हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी एंड फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, और साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग है हेगेल का, ठीक है। और फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग है, और हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी भी है और फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री भी है, एक लेक्चर है और एक फिलोसॉफिकल एनालिसिस है, ठीक है, जहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ जेस्ट, फिर डायलेक्टिक्स, सारे चीज आता है, ठीक है, हेगेल का। उसके बाद हम लोग कहते हैं आर्थर शोपेनहावर में, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, एक कॉन्टिनेंटल फिलोसोफर है आर्थर शोपेनहावर भी, जो पैसिमिज्म में बिलीव करता था, एक क्रिटिक था, एब्सर्डिस्ट था। आर्थर शोपेनहावर का मानना यही था कि दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सफरिंग है, बहुत पेन है, बहुत डिफिकल्टीज है, और हर रोज, हर दिन, हर मोमेंट पर कोई ना कोई इंसान मारा जा रहा है, किसी ना किसी का कोई ना कोई क्राइम हो रहा है, कोई दूसरा एनिमल्स, जो वो लोग दूसरे एनिमल्स मर रहे हैं, दूसरे प्लांट्स मर रहे हैं, कितना ज्यादा सफरिंग है, पेन है। तो अगर मेटेरियल फिनोमेना में इतना ज्यादा पेन है तो इसके बैकग्राउंड में जो मेटाफिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेटेरियल फिनोमेना में सिर्फ पेनफुल है और मेटाफिजिक्स में सब कुछ अच्छा ही है, अच्छा, बहुत हेवनली, बहुत ही ब्यूटीफुल नहीं। अगर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेटेरियल फिनोमेना, जो मेटेरियल जो वर्ल्ड है वो क्या है, वो मेटाफिजिकल दुनिया का एक रिफ्लेक्शन, वहां से उभर कर आ रहा है मेटेरियल फिनोमेना। तो मेटेरियल फिनोमेना के अगर इतना ज्यादा सफरिंग है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मेटाफिजिकल लेवल पर भी कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज है, वहां पर भी कुछ एरर्स है। तो इसीलिए हम लोग उसको पैसिमिस्ट फिलोसोफर कहते हैं, ठीक है, जिसके पास पैसिमिज्म ही सबसे ज्यादा एक अच्छा तरीका था दुनिया से डील करने का, ठीक है। तो ये उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो राइटिंग है वो उसे हम लोग कहते हैं क्या, द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन, द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन। उसका मेन 2 वॉल्यूम राइटिंग है, एक 2 वॉल्यूम राइटिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इमर्सन में आते हैं। इमर्सन एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन थे, ह्यूमनिस्ट पर्सन थे, एगलिटेरियन पर्सन थे, और उनका राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल, उसका भी यूटिलिटेरियन, जेरेमी बेंथम जो यूटिलिटेरियनिज्म में बिलीव करता था, जॉन स्टुअर्ट मिल भी उसी यूटिलिटेरियनिज्म में बिलीव करता है। अभी हम लोग 1800 से 1850 तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इस ए वाला पार्ट में। तो यूटिलिटेरियनिज्म है। फिर अरे चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने जब एवोल्यूशनरी थ्योरी दिया तब दुनिया उलट पुलट हो गया कुछ, ठीक है। मतलब एवोल्यूशनरी थ्योरी आ जाने के बाद से क्रिश्चियनिटी का डाउनफॉल और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और जो रिलीजियस बिलीफ था वो घटते चला गया, ठीक है, और भी डिक्रीज होता चला गया, ठीक है। तो वो फिलोसॉफी ऑफ साइंस में इफेक्ट करता है उनका जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है, और आज भी बहुत सारे फिलोसोफर उनको स्टडी करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिचर्ड डॉकिंस को हम लोग देखते हैं, जो एथिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, वर्ल्ड का जो लीडिंग पर्सन है एथिज्म, तो वो सारे कहां से आया है, वो डार्विनियन थ्योरी का जो लीनिएज है वो चीज फॉलो करते हुए आया है।
उसके बाद सोरेन किरकेगार्ड जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता था, जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे, हाँ ठीक है, उनका कुछ राइटिंग्स, उनका राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी को डिफेंड कर रहा था लेकिन नॉर्मल वे में नहीं, उनका एक डीपर अंडरस्टैंडिंग वो देने की कोशिश कर रहा था एग्जिस्टेंशियलिज्म के थ्रू, ठीक है। आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कार्ल मार्क्स भी एक कॉन्टिनेंटल फिलोसोफर है, कॉन्टिनेंटल फिलोसोफर है, ठीक है। कार्ल मार्क्स एक ऐसा फिलोसोफर है जो जिनका राइटिंग के बाद दुनिया पूरा चेंज हो गया, ठीक है। मतलब सारे फिलोसोफर्स इफेक्टिव होते हैं, फिलोसोफर जब कोई एक थ्योरी देता है, कोई चीज नया इन्वेंट करता है, तो सबसे जो एकेडमिशियंस है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो अलग अदर राइटर्स होते हैं, जो सेकेंडरी राइटर्स होते हैं, ठीक है, जो लोग रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है। फिर बाद धीमे सोसाइटी में बाकी सारे में वो चीज, लेकिन मार्क्स के लिए क्या, उनके सिचुएशन में हुआ अलग, उन्होंने डी का लोअर क्लास से स्टार्ट करके आज तक सारे चीजों में, सारे इंसान में वो इफेक्टिव होते चला गया, और बहुत सारा रेवोल्यूशन आ गया, स्ट्रीट पर फाइट होने लगा, बहुत मतलब सारे जो पावर मैकेनिज्म वो मतलब चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो लेबर क्लास पीपल थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, सारी चीज चेंज होते चला गया। तो कार्ल मार्क्स का फिलोसफी इन ऑब्जेक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी फिलोसोफर एवर बॉर्न इन हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। इनफैक्ट प्लेटो, सॉक्रेटिस से भी उनका फिलोसफी बहुत ज्यादा पावरफुल थे ऑब्जेक्टिव लेवल पर, अगर हम लोग कहें तो। फिर स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, वो नेटिविज्म में बिलीव करते थे, लिबर्टेरियनिज्म में बिलीव करते थे, सोशल डार्विनिज्म, जो डार्विन का जो लेटर जो एक्सटेंशन है वो सारे चीज में हो गए थे। फिर विलियम जेम्स, विलियम जेम्स बहुत ही एक अलग टाइप का फिलोसोफर थे, प्रैग्मेटिज्म और रेडिकल एम्पिरिसिज्म में बिलीव करते थे। एक लोग तीन साइकोएनालिसिस को देखते हैं, एक है फ्रॉइड, दूसरा है जियूंग और तीसरा है विलियम जेम्स, ठीक है। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस थ्योरी दिया था, जियूंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस थ्योरी दिया, और विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में थ्योरी दिया, ठीक है। तीनों का अलग अलग थ्योरी है। फ्रॉइड और जियूंग का थ्योरी साइकोएनालिटिक लेवल पर आता है, फ्रॉइड को हम लोग कहते हैं साइकोएनालिसिस, फ्रॉइड का थ्योरी साइकोएनालिसिस, और फिर जियूंग का जो थ्योरी है उसे हम लोग कहते हैं एनालिटिकल आइडियलिज्म, ठीक है। और विलियम जेम्स का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। विलियम जेम्स एक साइंटिफिक, एक रैशनलिस्ट, एक एम्पिरिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड को स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, जहां पे कॉन्शियस माइंड सिर्फ एग्जिस्ट करता है, और एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर जब कोई वाटर का फ्लो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारा छोटा मोटा गाचा, मतलब कोई पत्ता है, कोई नूडी है, कुछ स्टोन्स वगैरह है, स्मॉल कुछ डस्ट, थ्रू इमोशंस, मेमोरीज, वो सारी चीज स्ट्रीम की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। वही है विलियम जेम्स का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का थ्योरी, जो फ्रॉइड का अनकॉन्शियस थ्योरी से अलग है। तो विलियम जेम्स का थ्योरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर है, जो साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं जो लोग। और अभी हम लोग जो एटॉमिक हैबिट्स स्टडी करते हैं, एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत ही पॉपुलर बुक है। उससे पहले जो हैबिट्स के बारे में बुक आया था सबसे पहले, वो है द पावर ऑफ हैबिट, जो चार्ल्स डुहिक का लिखा हुआ। और पावर हैबिट्स बुक लिखने के इंस्पिरेशन वहां से इंस्पायर के चार्ल्स डुहिक का जो पावर ऑफ हैबिट्स बुक वो आया था, ठीक है। तो विलियम जेम्स का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग मतलब फ्रॉइड और जियूंग के साथ साथ भी, ठीक है। फ्रॉइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर जियूंग और विलियम जेम्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जियूंग चला गया रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में, रिलीजियस चीजों में, और बहुत ज्यादा ईस्टर्न फिलोसॉफी को इंक्लूड किया उन्होंने साइकोएनालिसिस के साथ। फ्रॉइड ने भी किया था लेकिन बहुत कम, ठीक है। और विलियम जेम्स उस चीज को और मतलब और अलग तरीके से किया, साइंटिफिक या फिर रैशनलिस्ट तरीके से किया, ठीक है। उन्होंने साइकोएनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू को अप्लाई नहीं किया उनको थ्योरी में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे एक नेशनलिस्टिक फिलोसोफर थे, इन्फ्लुएंस ऑन एक्जिस्टेंशियलिज्म, निहिलिज्म को उन्होंने क्रिएट किया था। निहिलिज्म उनका जो मेन राइटिंग है, दास स्पीक ज़ाराथुस्ट्रा, फिर आइडियल ऑफ ट्वाइलाइट्स, जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग है फ्रेडरिक नीत्शे का। सब लोगों को लगता है तो विल टू पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर बियॉन्ड गुड एंड इविल, लेकिन नीत्शे का बियॉन्ड गुड एंड इविल इंपॉर्टेंट है, विल टू पावर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगता है वो मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, ठीक है, सॉरी जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स, मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स जो का लिखा हुआ है, जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स, ठीक है। तो वो विलियम जेम्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस बुक के थ्रू गेलूच ने
हेगेल का जो डायलेक्टिक का जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म देने की कोशिश किया, जो एक ओनली क्रिटिसिज्म है शायद जो एक्चुअल में वैलिड है, जो ऑथेंटिक क्रिटिसिज्म हो सकता है हेगेल के बारे में। और बाकी सारे क्रिटिसिज्म आते जाते रहते हैं हेगेल के बारे में, कोई क्रिटिसिज्म हेगेल मतलब कोई भी चीज ज्यादा मतलब वो वैलिड नहीं होता, ज्यादा अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं होता सारे क्रिटिसिज्म। और उसके लिए गेलुज ने फ्रेडरिक नीत्जे का जो जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स है उसी बुक का जो राइटिंग्स है उसके बारे में जिक्र किया था, और उससे इंस्पायर होकर या फिर उससे इन्फ्लुएंस होकर हेगेल के बारे में क्रिटिसिज्म दिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि नीत्जे के बाद सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात किया फ्रॉइड के बारे में दिया था माइंड का। फ्रॉइड के पहले दुनिया बाद में दुनिया पूरा अलग है। ठीक है, अभी हम लोग माइंड के बारे में जो भी सोचते जो भी जानते हैं फ्रॉइड के थ्रू। ठीक है, फ्रॉइड 2 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ था, एक बार लिटरेचर में एक बार मेडिकल साइंस में, लेकिन 2 बार में से एक बार भी उनको नहीं मिला, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नोबेल कमेटी को यह कहा था कि फ्रॉइड को नोबेल प्राइज मत दो, क्योंकि अगर उसको नोबेल प्राइज दोगे तो बहुत जो फ्रॉइड के फॉलोअर्स थे वो बहुत रेडिकल हो जाएंगे, और वो एक्चुअल उस टाइम रेडिकल हो रहे थे इसीलिए। लेकिन मुझे लगता है फ्रॉइड को नोबेल प्राइज देना चाहिए था। फ्रॉइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन में फ्रॉइड के बिना हम लोग साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड के बारे में समझ ही नहीं सकते। ठीक है, हर 2-3 साल के बाद फ्रॉइड के बारे में कोई नया क्रिटिसिज्म आता है, और फिर नया मतलब फ्रॉइड इज ओवर, फ्रॉइड इज डेड, और फिर एक नया कोई रिसर्च आता है, फिर फ्रॉइड के बारे में दोबारा से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो जो ये भी नॉर्मल हो चुका है अभी। ठीक है, अभी आते हैं बर्टन रसेल में। बर्टन रसेल 1950 में, मोस्ट प्रोबेबली 1950 में उनको नोबेल प्राइज मिला। एक मैथमेटिशियन थे, एनालिटिकल फिलोसोफर थे और इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे। उनका 4 बार मैरिज भी हुआ है, मैरिज के ऊपर उनका एक राइटिंग भी है। ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी के बारे में भी लिखा है। और बर्टन रसेल एक एनालिटिकल फिलोसोफर थे जो कि कॉन्टिनेंटल फिलोसफी से बहुत अलग है, मतलब हेगेल या फिर फिच से या फिर फ्रेडरिक नीत्जे, शोपेनहावर, कार्ल मार्क्स, ये सारे जो फिलोसोफर्स है ये कॉन्टिनेंटल फिलोसोफर्स। और जो बर्टन रसेल की तरह फिलोसोफर्स है ये हो गया कि एनालिटिकल फिलोसोफर, ये अलग टाइप का फिलोसोफर्स है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स, लॉजिक, रैशनलिज्म इस सारे चीज में बिलीव करते हैं। कॉन्टिनेंटल फिलोसोफर्स कहते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल लेवल पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते, हिस्टोरिकल जो कॉन्शियसनेस है उसको समझने की कोशिश करते। एनालिटिकल फिलोसोफर्स कहते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते थ्रू लॉजिक, प्रैक्टिकल इश्यूज को टैकल करने की मतलब कोशिश करते। कार्ल जूंग जो साइकोएनालिसिस थे, मेटाफिजिक्स थे, और उनका जो थ्योरी है, मेन जो थ्योरी है वो है कॉलेक्टिव अनकॉन्शियस और पर्सनालिटी टाइप। अभी जो हम लोग कहते हैं ना पर्सनालिटी, तेरा पर्सनालिटी मुझसे अलग है, मेरा तुझसे अलग है, ये पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट ही आया था जूंग का जो राइटिंग है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। और जूंग का राइटिंग बहुत ही इंस्पायर, मतलब बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग से इंस्पायर है, जैसे कि हिस्ट्री से, मिथोलॉजी, फेरीटेल स्टोरीज, रिलीजियस, और फिर जैसे एल्केमी से इंस्पायर है। रोशिक्रूसेंस करके कुछ कल्ट थे जो मैजिक जो लोग प्रैक्टिस करते थे। साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक एरा था जिसको हम लोग कभी कहते हैं स्यूडो साइंस या फिर स्यूडो स्पिरिचुअलिटी, जहां पे लोग मैजिक में बिलीव करते थे, एल्केमी में बिलीव करते थे। तो जूंग ने वो सारी चीज के बारे में बहुत ही डिटेल्स में स्टडी किया, और वो सारी चीज का एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी उनका राइटिंग में उन्होंने दिया, जो एक मिस्टिकल काइंड ऑफ राइटिंग है जूंग का। फिर आता है मार्टिन बूबर जूइश फिलोसोफर, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे। फिर विगनस्टाइन एक एनालिटिकल फिलोसोफर थे, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि बर्टन रसेल थे। ठीक है, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के बारे में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दिया, माइंड के बारे में अंडरस्टैंडिंग दिया, और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था। उसके बाद में जो फिलोसोफर्स आए उनको बहुत ही इंस्पायर किया है विगनस्टाइन ने। ठीक है, अगर एनालिटिकल फिलोसफी के बारे में जानना है तो विगनस्टाइन और बर्टन रसेल को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कॉन्टिनेंटल फिलोसफी के बारे में हम लोग हेगेल और नीत्जे, शोपेनहावर, मार्क्स, इनको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। उसके बाद मार्टिन हेइडेगर। हेइडेगर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, फेनोमेनोलॉजिस्ट थे। हेइडेगर ने जो टाइम एंड बीइंग करके एक बुक लिखा था, टाइम एंड बीइंग। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी में। तो जहां पे उन्होंने एग्जिस्टेंशियलिस्ट मतलब कॉन्शियसनेस के बारे में फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी उन्होंने किया है हेइडेगर ने, और उन्होंने वहां पे एंड ऑफ फिलोसफी के बारे में भी उन्होंने वहां पे स्टडी किया है। फिलोसफी का एक अंत कैसे हो सकता है, या फिर फिलोसफी का फाइनल पॉइंट क्या है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि 19 से 1950 तक, जहां पे हम लोग सबसे पहले जैक लैकॉन। लैकॉन एक स्ट्रक्चरलिज्म थे, और एक्चुअल में वो पोस्ट स्ट्रक्चरल फिलोसोफर भी थे। हम लोग उसे पूरा स्ट्रक्चरलिज्म नहीं कह सकते, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी लैकॉन का फिलोसॉफिकल राइटिंग है। लैकॉन क्या है, फ्रॉइड के बाद
फ्रॉइड के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोएनालिसिस थे, ठीक है, जैक लैकान। उसके बाद हम देख सकते हैं कार्ल पॉपर के बारे में। कार्ल पॉपर एक फिलोसोफर थे और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में फिलोसफी दिया है। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी करके उन्होंने एक बुक लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग ऑफ 20th सेंचुरी हम लोग कह सकते हैं। और उस बुक के अंदर उन्होंने ऐसा कहा कि साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रहा है अभी, इसीलिए क्योंकि हम लोग इवॉल्व कर चुके हैं, हमारे अंदर एवोल्यूशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग साइंटिफिक डिस्कवरी के कैपेबल है। ऐसा नहीं कि हम लोग साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे हैं इसलिए हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, नहीं, एवोल्यूशन साइंस का एक फैक्टर की तरह काम कर रहा है। इसी चीज को उन्होंने कार्ल पॉपर ने उनका बुक में डिस्कस किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर थियोडोर एडोर्नो। एडोर्नो फ्रैंकफर्ट स्कूल, जर्मन का जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है उसका लास्ट स्कॉलर में से एक है थियोडोर एडोर्नो। नाउ एडोर्नो का जो राइटिंग है उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एस्थेटिक थ्योरी के बारे में उनका जो राइटिंग है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर नेगेटिव डायलेक्टिक्स, जो हेगल का जो डायलेक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसका एक एनालिसिस का हम लोग कह सकते हैं, या फिर उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया उनका नेगेटिव डायलेक्टिक्स के ऊपर जो राइटिंग है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग है एडोर्नो का, ठीक है। एडोर्नो को भी हम लोग को स्टडी करना है अगर हम लोग सारी चीज समझना है तो। कैम्पबेल जो कंपैरेटिव मिथोलॉजी और कंपैरेटिव रिलीजियस में जो एक्चुअल में थोड़ा बहुत ज्यूंग से इंस्पायर थे, जोसेफ कैम्पबेल। फिर हम लोग चाहते हैं सार्ट्रे ह्यूमनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म थे। सार्ट्रे का बीइंग एंड नथिंगनेस, सार्ट्रे का बीइंग एंड नथिंगनेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग है। अगर तुम्हें समझना कि व्हाट इज बीइंग, मतलब एग्जिस्ट करना का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी में वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल राइटिंग है। और सार्ट्रे, सिमोन दे beauvoir, ये सारे इंसान एक दूसरे को पहचानते थे, सेम टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट और फेमिनिस्ट थे सिमोन दे beauvoir, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग है द सेकंड सेक्स, जो हम लोग फेमिनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। एक्चुअल में सिमोन दे beauvoir ने उस फिलोसॉफिकल मॉडल को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। इक्वालिटी और जेंडर जो एक फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट की तरह जेंडर को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। सिमोन दे beauvoir एक फीमेल फिलोसोफर थे, ठीक है, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फिलोसोफर है, उनके बारे में स्टडी करना। फिर आते हैं एल्बर्ट कैमूस और एब्सर्डिस्ट थे, ठीक है। वो उनका बहुत राइटिंग आजकल बहुत ही पॉपुलर है। उनका राइटिंग शॉर्ट राइटिंग होता है और जो एब्सर्डिस्ट काइंड ऑफ राइटिंग होता है, जो एब्सर्डिज्म ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में उनका राइटिंग ज्यादातर रिफ्लेक्ट करता है। फिर आते हैं गाइल्स डेलुज। डेलुज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है। डेलुज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक मुझे लगता है जो वो है एंटी ओडिपस। ओडिपस द किंग सोफोक्लिस का जो ग्रीक ड्रामा है उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है एंटी ओडिपस, कैपिटलिज्म एंड सिजोफ्रेनी। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी अभी हम लोग जिसके अंदर है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर का प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज के बारे में उन्होंने मतलब स्टडी किया है, जो पोस्ट स्ट्रक्चरल फिलोसोफर है, ठीक है, कैपिटलिज्म एंड सिजोफ्रेनी। और उसके डेलुज के साथ और एक फिलोसोफर थे जिसका नाम है गुआतारी, दोनों ने मिलकर कुछ बुक लिखे थे, जैसे व्हाट इज फिलोसफी करके एक बुक है, गुआतारी और डेलुज का कंबाइंड वर्क है, ठीक है। तो डेलुज का सारे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेमा के ऊपर भी उनका कुछ राइटिंग्स है। उसके बाद मिशेल फुको। फुको का राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फुको ने स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और कॉन्सेप्ट ऑफ बायोपॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया। और जबकि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी उनका वॉल्यूम साथ जैसे फॉर एग्जांपल के बारे में और क्राइम एंड लॉस के बारे में और जो प्रिजन है उसका हिस्ट्री के बारे में, उसका साइकोलॉजी के बारे में मिशेल फुको का बहुत ज्यादा स्टडी है, जो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग है। मुझे लगता है फुको को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी आ जाता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में नोम चॉम्स्की जो एक लिंग्विस्ट है, ठीक है, वो भी एक फिलोसोफर है। और उसके बाद जैक डेरिडा, डिकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलोसोफर है। जैक डेरिडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोम चॉम्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है। नोम चॉम्स्की को हम लोग सोच सकते हैं कि वर्ल्ड का मोस्ट साइटेड ऑथर, एक ऐसा राइटर जिसका रेफरेंस ज्यादातर बुक में हम लोगों को मिलता है। उसके बाद स्लैवोज जिजेक, फिर केन विल्बर, ठीक है। केन विल्बर का इंटीग्रल थ्योरी है जो अच्छा थ्योरी है। और स्लैवोज जिजेक जर्मन आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं। मार्क्सिज्म एंड लैकानियन साइकोएनालिसिस में जिजेक बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। जिजेक बहुत ही पॉपुलर काइंड ऑफ फिलोसोफर है। उनका वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हो, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। चॉम्स्की का वीडियोस भी बहुत पॉपुलर है, उनका वीडियोस भी बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये सारे हो गया क्या हमारा फिलोसॉफिकल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है।
तो अगर फिलोसॉफी को आपको स्टडी करना है, ग्रेट फिलोसोफर बनना चाहते हो तुम लोग, तो तुम्हें ये सारे बुक से सारे चीज को तुम्हें स्टडी करना होगा, सारे राइटर्स को, सारे फिलोसोफर्स के। इसके बाद तुम्हें लिटरेचर को भी बारे में स्टडी करना होगा, और फिर रिलीजियस, और फिर साइंस, और फिर हिस्ट्री। अगर सारे चीज के बारे में तुम स्टडी कर सकते हो तो तुम 50 साल 60 साल बाद जाके एक फिलोसोफर, मतलब 50 साल जब तुम्हारा एज होगा, या फिर 40 इयर्स लेते हैं, 40 इयर्स एज जब होगा तब तुम एक फिलोसोफर बन सकते हो, ठीक है। तो विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और ये सारी चीज तुम स्टडी करोगे तो तुम यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टडी ऑल दिस थिंग। तो हम लोग कुछ चीज के बारे में स्टडी जो करेंगे उसके बारे में, कुछ गुना चुना चीज के बारे में, जैसे कॉन्टिनेंटल फिलोसॉफी के बारे में, डेलूज के बारे में, हेगल के बारे में, इमैनुअल कांट के बारे में, या फिर क्लासिकल फिलोसॉफी जो है उसके बारे में। तो वो सारी चीज हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर लाएंगे और तुम वो सारी चीज को फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। उस सारी चीज को देखकर तुम बिना स्टडी किए वो सारे फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग तुम डेवलप कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। मतलब हर इंसान के पास बुक्स नहीं होता, या फिर उनके पास जॉब है, या फिर कोई काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उस सारे बुक्स को एक्सप्लेन होगा इस चैनल पर, हमारा यूट्यूब चैनल यूटोपिया एकेडमी पर, यूटोपिया एकेडमी, ठीक है। और क्यों इस चैनल का नाम है यूटोपिया एकेडमी, यूटोपिया क्यों नाम है, इसके बारे में हम लोग बाद में जाकर डिस्कस करेंगे जब हमारा बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक नीचे कमेंट में मुझे बताना कि नेक्स्ट तुम कौन सा टॉपिक पर तुम वीडियो चाहते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, चलो बाय।